आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्रहिनियस इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातें और देख लें। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट डालता है, जिसमें हमने एक चीज़ पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंस या इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके अंतर्गत हमने पढ़ी थी टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसमें हमने देखा कि अगर किसी अभिक्रिया की ताप को अगर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो उसकी दर 2 गुनी से 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पर आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि कुछ अभिक्रियाएं हमारे पास ऐसे भी हैं जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती हैं। उन अभिक्रियाओं के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान 5 भी होता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि अपन 10 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की रेट क्या जाती है, 5 गुना भी हो जाती है। सामान्य रिएक्शनों की 2 से 3 गुना हो जाती है। तब हमारे पास एक सामान्य सी प्रश्न आती है कि आखिर टेम्परेचर रिएक्शंस के अंदर क्या रोल करता है जिससे उसकी रेट्स 2 गुनी से 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कुछ बातें। ज़रा कल्पना करो आप कि आपके पास एक अभिक्रिया पात्र है। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम जानते हैं कि हर अभिक्रिया या काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड पर भी कहता है कि हर पदार्थ या हर द्रव, हर गैस एक छोटी छोटी पार्टिकल से बना रहता है जिसको अणु कहते हैं। और ये अणु क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन चैम्बर के अंदर रैंडमली मोशन करते रहते हैं, वो आपस में टकराते हैं और पात्र की दीवार से टकराते हैं, जिनसे उनकी स्पीड और डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होने लगती है। तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में हम यह कह पाने में असमर्थ हैं कि कौन सी अणु की स्पीड क्या है। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। तो चूंकि रिएक्शन पात्र के अंदर रैंडमली मोशन कर रहे हैं तो मोशन पीरियड में होने की वजह से उनकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगा और उस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के करेस्पॉन्ड क्या होगी, टेम्परेचर होगा। मतलब हर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी करेस्पॉन्डेंट टेम्परेचर हुआ करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठती है कि जब इतने सारे अणु हुआ करते हैं, उसके अंदर में सब रैंडमली मोशन करते हैं, आपस में टकराते हैं, पात्र की दीवार से टकराते हैं, जिससे उनकी स्पीड चेंज होता है और स्पीड चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से टेम्परेचर भी चेंज हो जाती है। तब हमारे पास यह कठिन बात आ जाती है कि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी अणु की काइनेटिक एनर्जी क्या है। मीन्स वी आर अनेबल टू से द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एनर्जी प्रोफाइल को बताने में हम क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन नामक साइंटिस्ट ने मिल करके यहाँ पर एक थ्योरी दी जो कहलाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरेटिकली उसको पेश नहीं किया, ग्राफिकली पेश किया था। उन्होंने क्या किया, रिएक्शन ऑर्डिनेट्स और अणुओं की प्रभाज के बीच ग्राफ खींच करके इसको कुछ एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ में से मैं आपको कुछ बता दूं, उन्होंने सार बात माना। यद्यपि सभी अणुओं की स्पीड अलग अलग होते हैं, इसलिए उनसे करेस्पॉन्ड जो एनर्जी होगी वो भी अलग अलग होगा, परंतु यह बात सत्य है कि उस अणु के अंदर कुछ ऐसे अणु भी अवश्य होंगे या ऐसे अणुओं का समूह अवश्य होगा जिनकी वेग एक समान होगी। कहने का मतलब अगर 100 अणु हैं, सपोज मानते हैं किसी रिएक्शन चैम्बर पे, तो कम से कम 5, 10, 20 अणुओं के समूह ऐसे भी होंगे जिनके स्पीड या एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगा या वेग उनकी इक्वल होगी। और ऐसे किसी दूसरे अणुओं का समूह भी होगा जिनका वेग एक समान होगी, परंतु पहले समूह से क्या होगा, भिन्न होगा। तो कुल मिला के फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और रिएक्शन ऑर्डिनेट्स के बीच अगर ग्राफ खींचा उन्होंने, तब ये पाया, इसको अगर देखें हम लेते हैं, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है और ये हम लेते हैं NE/NT की बात करते हैं। यहाँ पर NE क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
जिनकी काइनेटिक एनर्जी ई है, और ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स में से इतना दिखा रहा है, मैंने कुल मिला के दिखा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग, और इसी के आधार पर जब उन्होंने ग्राफ खींचा तब ये पाया कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से आती है। और इस ग्राफ को अगर जरा देखें हम, ये मान लो सपोज T1 टेम्परेचर पर प्लॉटेड द ग्राफ है, तो उस केस पर हम पाए यहाँ पर देखो रिएक्शन की फ्रैक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर क्या होगी, ओरिजिन के क्षेत्र में काइनेटिक एनर्जी का मान कम होगा, इधर क्या होगी हाईएस्ट होगी, इधर क्या होगा कम होगा। इधर जाएंगे तो इधर फ्रैक्शन में अणुओं की संख्या कम होगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे फ्रैक्शन में अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तब ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है, ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर देखो ये जीरो काइनेटिक या सॉरी कम काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की प्रभाज में अणुओं की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की प्रभाज में अणुओं की संख्या अधिक होती है। ऐसा करते करते हमको इरेक्शन के पीक मिल जाता है, इसके करिस्पॉन्ड फ्रैक्शन ये होता है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि इस काइनेटिक एनर्जी के करिस्पॉन्ड अणुओं की प्रभाज में सर्वाधिक संख्या होती है, अर्थात सर्वाधिक अणुओं की स्पीड क्या होगी यहाँ पर होगा, इसलिए इसके करिस्पॉन्ड जो होती है उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी कहा जाता है। अब इस ग्राफ से स्पष्ट है कि इसके बाद क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो प्रभाज में अणुओं की संख्या गिर रही है। यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से इसकी बात करते हैं तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगी, प्रभाज पहले से गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि ये सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी रखने वाले क्षेत्र है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है, और इसके करेस्पॉन्ड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला भाग आ रहा है। अब इसके यहाँ पर मैं मिटाता हूँ, तो इस केस पर हमको मिला कि केवल उस प्रभाज में इतने ही अणु हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये इतना होता है। इसको हम अगर शेडेड कर दें तो यही क्या होते हैं, रिएक्शंस के रेट्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब इतने ही अणु उस रिएक्शन के रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी रखते हैं। और हाईएस्ट एनर्जी रखने वाले अणु ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। सभी अणु एक साथ प्रोडक्ट नहीं बदलते, केवल वही अणु बदलते हैं जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या देहली ऊर्जा के बराबर होती है। हम देखेंगे देहली ऊर्जा क्या है जस्ट। अब उसके बाद देखो, अगर इसको टेम्परेचर बढ़ा करके ग्राफ खींची जाती है तो टेम्परेचर बढ़ा के जब ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से आती है। और इससे हम देखें तो पूरी ग्राफ की नेचर तो क्या हो रही है, सेम पहले जैसा है। ये T2 है, यहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन T1 है। मीन्स ताप में वृद्धि करने से क्या हो रही है, इस कर्व की पिक पॉइंट डाउन हो रहा है, पिक पॉइंट डाउन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगी, यहाँ पर प्रभाज में अणुओं की संख्या में कमी आ रही है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मान कम हो रहा है। परंतु यहाँ अगर देखें हाईएस्ट एनर्जी रखने वाले अणुओं की प्रभाज पहले से क्या हो गई, अगर इसकी बात करें यहाँ पहले से क्या हो गई, इतना हो गया, पहले इतने थी अब इतने हो गए। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगी, अब ये ऐसा हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उन अणुओं की या हायर एनर्जी रखने वाले अणुओं की प्रभाज में अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, और यही क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। थोड़ी सी और आपको बता दूं, यहाँ पर बातें हमको देखना पड़ेगा। फिर से कल्पना कीजिए कि ये एनर्जी वो लोग कहाँ से पाते हैं, या हायर एनर्जी अणुओं को एनर्जी कहाँ से मिलती है। इस पर थोड़ा सा अगर विचार करें तो कल्पना करो हमारे पास एक रिएक्शन की पात्र है, वो रिएक्शन मॉलिक्यूल से भरे हुए हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड से अगर देखें हम तो ये क्या होते हैं, अणु बेतरतीब गति करते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, पात्र की दीवार से टकराते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि टक्कर दो तरह से हुआ करता है, एक क्या होती है प्रत्यास्थ मीन्स इलास्टिक कोलिजन हुआ करता है, दूसरा नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है, टकराने के पूर्व और टकराने के बाद अणुओं की संख्या समान होती है, मैस एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की टक्कर रिएक्शंस के रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ करता है। नॉन इलास्टिक कोलिजन हम पाते हैं कि दो अणु जब टकरा रहे हैं तो उसमें से एक अणु अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, दूसरा अणु उसको गेन कर देता है। और इस तरह से यहाँ पर टकराया हुआ अणु की अगर बात करें हम, कल्पना करो हमारे पास एक विचाराधीन अणु है,
वह विचाराधीन अणु क्या करता है, किसी फर्स्ट टाइम टक्कर मारता है किसी दूसरे अणु से, और वो टक्कर नॉन इलास्टिक है, और नॉन इलास्टिक में क्या किया उन्होंने, एनर्जी को गेन कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारा विचाराधीन अणु क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगी, फिर से अगर वो फर्दर कोलाइड होता है और फर्दर कोलिजन के थ्रू भी क्या करता है, वो एनर्जी गेन करता है, तो फिर क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी और भी बढ़ जाएगी। थर्ड टक्कर की बात करें हम, अगर थर्ड टक्कर को दो तरह से कल्पना करें कि वो क्या करता है, नॉन इलास्टिक तो है पर अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, तो एनर्जी लॉस कर देगी तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगा और वह रिएक्शन करने के लिए या प्रोडक्ट में बदलने के लिए असमर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड कोलिजन में भी अगर एनर्जी गेन करता है तो उसकी एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी, और इस तरह से अगर ये क्या करता है, सक्सेसिव कोलिजन में उत्तरोत्तर टक्करों में अगर हर टक्कर के दरमियान अगर एनर्जी प्राप्त करता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, हर टक्कर के दरमियान एनर्जी गेन करता रहेगा और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी। और ऐसे जिन जिन अणुओं के साथ हुआ करता है, या जिन जिन अणुओं के साथ, या जो जो अणु पूरी सक्सेसिव कोलिजन के थ्रू हर टक्कर में क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, उनकी ऊर्जा ही क्या होती है, सर्वाधिक हुआ करता है, और इसलिए वो रिएक्शन की रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि तुरंत क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये तो गया हमारे पास। तो कुल मिला करके हमारे पास जो एनर्जी या एक्टिवेट कैसे हो रहे हैं वो, तो मैं सबसे पहले बता दूं, एक रिएक्शन से इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पर देखो हमारे पास H2 है और I2 है, ये रिएक्शन करता है ट्वाइस HI बनाता है। अगर हम इसकी बात करें तो H और H हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, I और I हो जाएगा। तो ज़रा देखो आप यहाँ इस केस पर, ये इसकी प्रिमिटिव स्टेट पर है, आद्य अवस्था में है, इसकी भी एक क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोलिजन के थ्रू, कोलिजन में भी बता दिया मैं दो तरह से होती है, एक पता है हमारे पास, एक तो टोटल कोलिजन होता है, और अभी आपने देखा कि जो समस्त टक्कर होते हैं वो रिएक्शन की रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, केवल वही टक्कर रिएक्शन की रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें अणु हर टक्कर के दरमियान एनर्जी गेन करता है। तो इस टक्कर को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर बोलते हैं। तो प्रभावी टक्कर क्या होगी, वह टक्कर जिसमें क्या होती है कि विचाराधीन अणु हर टक्कर के दरमियान एनर्जी गेन करता है। और इफेक्टिव कोलिजन की एक फ्रीक्वेंसी हुआ करेगा, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगी, 1 सेकंड में जितने इफेक्टिव कोलिजन होंगे, 1 सेकंड एंड 1 यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में इकाई सेकंड में जितने प्रभावी टक्कर होंगे वो कहलाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही निर्धारित करती है कि किसी रिएक्शन से रेट क्या होगा। फिर से आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी से आप परिचित हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में या यूनिट टाइम पर, यूनिट वॉल्यूम में जितने क्या होते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं वो क्या कहलाती है, इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और यही किसी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है, या रिएक्शन की रेट को प्रभावित करता है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखो इस केस पर ये दोनों अणु क्या होते हैं, ऑलरेडी रिएक्शन के अंदर जिगजैग मोशन कर रहे हैं, आपस में टकराएंगे। टक्कर अगर नॉन कोलिजन होगा, या सॉरी नॉन इलास्टिक होगी, क्या करेगा, विचाराधीन अणु गेन करेगा। हम इफेक्टिव कोलिजन की बात करते हैं, और उस केस में क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी गेन होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये एनर्जी को सपोज हम क्या मानते हैं, प्रिमिटिव एनर्जी कहलाएगा, प्रिमिटिव एनर्जी कहलाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, वो कोलिजन के थ्रू क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। और एनर्जी गेन करने के बाद क्या हो जाएगी, इसमें वाइब्रेशन होगी, स्ट्रेचिंग होगा, और उस केस पर क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेच होने लगेगा, और यहाँ से क्या होगी, आई के साथ कनेक्ट होने लगेगा, ये आई हो जाएगी। ये इस तरह से बॉन्डिंग होने लगता है, ये एच हो जाएगा और ये आ जाएगी। देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड क्या स्ट्रेच हुआ, वीक होने लग रहा है, और उसके बाद क्या हो रही है, आई के साथ बॉन्ड बनने लग रहा है। मतलब इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिट स्टेट है ये, या इंटरमीडिएट स्टेट कहलाता है। और इंटरमीडिएट स्टेट जो हुआ करता है वह क्या होती है, अस्थायी होता है। और इस स्टेट पर वो जो स्पेसिस हुआ करता है, इंटरमीडिएट स्पेसिस, वो उसकी क्या होती है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने लगती है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने लगता है, और इसलिए सीधा यह क्या कर जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वही अणु प्रोडक्ट देता है जो इंटरमीडिएट बना लेता है। मतलब हर रिएक्शन क्या होती है, इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहा है, और इंटरमीडिएट कहाँ से हो रही है, एनर्जी गेन करके मिल रहा है। एनर्जी गेन कहाँ से मिल रही है, इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मिल रहा है उसको। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे
इंटरमीडिएट बनाने का, और यहाँ पर ये गेन एनर्जी क्या कर रही है, वो ले रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी जो मिलती है उसको, जो हमारे पास क्या है, देखो प्रिमिटिव एनर्जी हुआ, पहले क्या थी इसके पास प्रिमिटिव एनर्जी, और प्रिमिटिव एनर्जी को फिर क्या किया, प्लस किया, वो एनर्जी गेन किया कोलिजन के थ्रू, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और इस एनर्जी को लेकर के उसका एनर्जी क्या हो जाती है, नया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है, दहली ऊर्जा। और जिस अणु की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक अथवा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा, वो क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड स्टेट पर चली जाएगी। और ये सीधी सी बात क्या है, जस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना रिक्वायर्ड एनर्जी है उतना रखता है, मीन्स एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। इसको दूसरी भाषा में एक्टिवेटेड या सक्रिय अणु कह सकते हैं। तो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि प्रिमिटिव एनर्जी रखता है, उसको हम एक्टिवेट करने के लिए क्या जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, नॉर्मल स्टेट में किसी अभिकारक के अणुओं को जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्या करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंचाने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और हमारे पास ये फार्मूला आया, 3 अज्ञात राशियों से बनी हुई है, और 3 अज्ञात राशियों में से किसी अगर 2 के मान दिए होंगे तो हम किसी तीसरे के मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपके ध्यान देने की बात यह है कि हर रिएक्शंस के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वह क्या होती है, अलग अलग होता है। और इसलिए हर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और हर रिएक्टेंट का क्या होती है, थ्रेशोल्ड प्रिमिटिव एनर्जी भी अलग अलग हुआ करता है। इस तरह से हम हर रिएक्शंस के लिए अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शंस की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो अलग अलग होता है। ये तो गई हमारी बातें। फिर से एक बार सारांश में बोल दूं, यह अभिक्रिया पात्र है, ये आपस में कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी गेन करने के बाद उन बॉन्ड में स्ट्रेचिंग होता है, तो यहाँ पर उनकी टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, क्या होती है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के लायक हो जाता है और नए बॉन्ड बनने के लायक हो जाता है। और ये क्या बनाते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, या इसको एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इस समय इनकी जो ऊर्जा है इसकी प्रिमिटिव एनर्जी से काफ़ी अधिक होती है, और जो बीच की डिफरेंस की एनर्जी है उसको क्या करते हैं, वो कोलिजन से एक्वायर करते हैं। और इसके बाद ये ऐसे स्टेज पर रहते हैं कि तुरंत तो क्या होता है, डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के जितने एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, और जिसमें ज़्यादा क्या होगी, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होगा, वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन से उतनी अधिक हो जाएगी। और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बनने के लिए क्या शर्त है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर मान लो ज़्यादा होगी तो कम से कम अणु इसको एक्वायर कर पाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो अधिक से अधिक अणु इसको एक्वायर कर सकते हैं और क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट जाएंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो उस कंडीशन पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बता दूं कि मान लो कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ना चाहता है, चढ़ने की उसमें क्या थी, मनसा थी, वो अपनी फोर्स समझता है कि मैं इसमें चढ़ जाऊँगा। चढ़ना वो स्टार्ट करता है और बीच में जाकर अटक जाता है, वो चढ़ नहीं पाता, लेकिन चढ़ना उसको जरूरी है। तब हम क्या करेंगे, सोचो, उसको पीछे से क्या करेंगे, पुशिंग देंगे, धक्का देंगे, उसको सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले अपनी एनर्जी से जितना ऊंचाई तक चढ़ा वो कहलाता है उसकी प्रिमिटिव एनर्जी कहलाएगा। फिर हम उसको सपोर्टिंग एनर्जी देंगे, पीछे से सपोर्ट देंगे, और सपोर्ट के सहारे क्या हो जाएगी, ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो वहाँ पर हमारे द्वारा जो सपोर्टेड एनर्जी सप्लाई किया गया वो कहलाता है एक्टिवेटेड एनर्जी। और जब चढ़ गया वो, तो चढ़ने के बाद जो टोटल एनर्जी होगी उसमें दोनों एनर्जी इंक्लूड है, एक प्रिमिटिव एनर्जी है जो खुद की एनर्जी है उसकी, प्लस हमारे द्वारा सपोर्टेड एनर्जी है। तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगी, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। और इसके बाद क्या होती है, वो तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें। टेम्परेचर डिपेंडेंस on rate of reaction. Now we will see Arrhenius equation for energy of activation. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा के लिए आर्यनस समीकरण। अभी हमने कुछ देर पहले देखा और हमने पाया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर, इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर। अभी कुछ 2 टर्म आया थे, याद करो, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 2 चीज़ पर डिपेंड करती है। एक तो इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर,
इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब इकाई समय में, इकाई आयतन में होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या पर। और दूसरा हम क्या बोले, अणुओं की प्रभाज पर देखें हम लोग, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which has energy equal or more than activation energy, more than activation energy। तो यहाँ पर ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्या बोला मैं, पहला इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे। दूसरा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैज़ एनर्जी इक्वल आर मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होगा, या इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं, हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी रखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आर्हेनियस ने क्या किया, इन सब चीज़ों की स्टडी करके उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी अभिक्रिया का, मान लो अगर हम इसको A2 प्रोडक्ट लेते हैं तो इस प्रोडक्ट की जो रेट होता है, जिसको हम दर स्थिरांक, जिसको K प्रोपोर्शनल टू हुआ करता है e टू द पावर माइनस EA/RT। और अगर हम इसको इक्वल साइन में डालें तो यहाँ पर क्या होगी, कोलिजन कोई भी एक सिंबल डालेंगे Z, या किसी राइटर में इसको A दिखाता है, वो आप अपनी जिस राइटर को पढ़ते हैं उसके हिसाब से देख लीजिएगा, Z हो जाएगी। और फिर इसको मैं यहाँ पर A भी लिख देता हूँ तो A हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस EA/RT। यहाँ क्या क्या चीज़ है देख लो। इस पूरी रिलेशन में दो फ्रैक्शन है। नंबर फर्स्ट है 1A, और A इज डिनोटेड बाय, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। और ये जो फ्रैक्शन है, यहाँ तक इतनी जो फ्रैक्शन है वो दिखा रहा है सेकेंड पोर्शन को, जो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैज एनर्जी इक्वल आर मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। उन अणुओं की प्रभाज को दिखा रहा है जिन अणुओं की ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर अथवा थ्रेशोल्ड एनर्जी के अधिक होता है। और अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि केवल वही अणु प्रोडक्ट देता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगा या थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक होगा। तो यहाँ पर ये प्रभाज है। अब हम देखते हैं, इसको हम दोनों ओर का लॉग लेते हैं। देखिए, दोनों ओर का लॉग लेते हैं, फिर से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ हो जाएगा K इक्वल टू A e टू द पावर EA/RT। यहाँ EA क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R क्या है, कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब यदि हम दोनों ओर का लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर का लॉग लेने पर क्या हो जाएगी, लॉग K इक्वल टू हो जाएगा लॉग A प्लस हो जाएगा माइनस EA/RT और लॉग E हो जाएगा। सबकी बेस क्या है, E है। यहाँ पर बता दूँ, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, तो आपको पता है log m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस n हुआ करता है। एक फार्मूला तो ये लगी। दूसरा हम देखिए, यहाँ पर मैं दे दूँ, तो आप दो चीज़ पढ़े हो कि log m n इज इक्वल टू हुआ करता है log m प्लस log n होता है। इस फार्मूला से इसको इस रूप में खोला गया। दूसरी फार्मूला आप देखे हो, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। इस फार्मूला से हमने ये वाला एक्सप्रेशन लाया। अब हम देखते हैं, चूंकि log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमको फार्मूला मिल जाएगी log k टू द बेस e इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA/RT, और ये हो जाएगा प्लस log a टू द बेस e। अगर हम log की बेस चेंज करना चाहें तो हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगी 2.303, ये हो जाएगा log k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA/RT और प्लस हो जाएगा 2.303 log a। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा log k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA/2.303 r, इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ 1/t हो जाएगा, प्लस हो जाएगी log a। अब इसका बेस 10 हो चुका है। अब यहाँ से अगर देखें हम, यहाँ से देखो, इसको अगर समीकरण नंबर 1 माने
और इस समीकरण को अगर हम सरल रेखा के समीकरण से अगर कंपैरिजन करें तब हमको प्राप्त होगी, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करते हैं तब हम पाते हैं y इज इक्वल टू क्या होती है log k हुआ करता मिलेगा, और x इज इक्वल टू क्या है 1/t है, और m इज इक्वल टू है यहाँ पर माइनस ये अपान 2.303 r है, और c के प्लेस पर क्या है हमारा log a है, c के प्लेस पर log a है। अब अगर हम इसके बीच इसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे तब हम पाएंगे कि इसको लेंगे x एक्सिस पर क्या है, देखो वहाँ पे 1/t थे, यहाँ पर हम 1/t लेंगे, और यहाँ पर क्या है y के प्लेस पर log k है, मीन्स दर स्थिरांक k। इसके बीच जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, यहाँ से ये ऐसा मिल जाएगा ये रेखा, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी log a जो इंटरसेप्ट कहलाता है, और यहाँ पर ये इसकी जो स्लोप होगी वो स्लोप क्या दिखा रहा है माइनस ए अपॉन 2.303 r दिखा रहा है। तो हमको क्या मिली, एक फार्मूला मिल गया जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं और इस क्वेश्चन के आधार पर हम इसको अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और फिर इसका दूसरा फॉर्म देखेंगे। तो क्वेश्चन में ज़रा देखो आप क्या मिलेगा आपको। क्वेश्चन लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है। एक ब्रीफ क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसके आर्हीनियस समीकरण को सरल रेखा के रूप में बदलो, सरल रेखा के रूप में बदलिए। अभिक्रिया कुछ भी दे देगा, अभिक्रिया माना कि CH3CHO और ऑक्सीडाइज होकर CH3COH बनाता है, कोई भी अभिक्रिया दे सकता है, उस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। के लिए 1/t एंड log k के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर, ग्राफ खींचने पर प्राप्त सरल रेखा की ढाल, प्राप्त सरल रेखा की ढाल माना कि 0.9922 है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्ञात करो, ये ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न हमारे पास 3 छोटे छोटे प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, इसके आर्हीनियस समीकरण को सरल रेखा के रूप में बदलो। तो यहाँ पर जो आया हमारे पास ये यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, ये सरल रेखा फॉर्म है ये। तीसरा बोल रहा है कि अगर इस अभिक्रिया के लिए इसके और इसके बीच ग्राफ देखो, यहाँ पर क्या 1/t एंड यहाँ पर क्या था log k था, तो 1/t एंड log k के बीच ग्राफ खींचने पर प्राप्त सरल रेखा की ढाल अगर इतना है तो ये ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा लिखोगे। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा अगर भूल जाओगे तो फिर से आपको याद दिला दूं मैं, जो पेड़ चढ़ने वाली घटना आप याद कर लेना। एक बच्चा पेड़ पर चढ़ना चाहता है, वो कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है लेकिन चढ़ने में असमर्थ हो जाता है। तो अब यदि उसको पेड़ में चढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, जो सपोर्टिव एनर्जी देते हैं, पीछे जो सपोर्टिव एनर्जी देते हैं वही सपोर्टिव एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और इस सपोर्टिव एनर्जी को अभिकारक के अणु टक्करों के थ्रू प्राप्त करते हैं। टक्करों में सभी टक्कर प्रभावी नहीं होता, यहाँ पर क्या होती है इफेक्टिव कोलिजन्स, प्रभावी टक्कर ही क्या करते हैं रिएक्शंस के रेट को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर हमने इफेक्टिव कोलिजन्स को क्या दिया, फ्रीक्वेंसी में नाम दिया कि इकाई सेकंड में इकाई वॉल्यूम पर जितने अधिक प्रभावी टक्कर होते हैं वही असली मायने में रिस्पॉन्सिबल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो इस प्रश्न को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमको दिया है क्वेश्चन के रूप में, ये तो आप कर सकते हैं, यहाँ परिभाषा लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगी इसके बीच ग्राफ प्लॉट करके सरल रेखा के रूप में बदल देंगे। फिर मिल जाएगा आपके पास एक न्यूमेरिकल पार्ट जो कि इसका लास्ट एंड थर्ड पार्ट है, और वहाँ पर क्या दिखा रहा है हमको पता है कि स्लोप इज इक्वल टू होता है माइनस ए अपॉन 2.303 r। यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या दिया, देखो 0.0920 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगी माइनस ए अपॉन हो जाएगा 2.303, और यहाँ पर आ जानते हो r की वैल्यू 314 होता है, जूल पर केल्विन पर मोल होता है।
और यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास, ये इज इक्वल टू हो जाएगा -0.992 इंटू 2.303 इंटू 8.314। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू फाइंड आंसर। और इस तरह से हम बड़ी आसानी से 2 स्टेप में सॉल्व करके इस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है अपने को। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किस किस के बीच स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना, ग्राफ प्लॉट की जाती है। यहाँ पर t और log k के बीच नहीं है, 1/t एंड log k के बीच है। ये हो गई हमारा अभिनय समीकरण। अब यहाँ पर हम इसका दूसरा रूप देखने जा रहे हैं कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी हमारे पास जिनकी दर स्थिरांक की वैल्यू फिक्स नहीं होती या एग्जैक्ट उनके दर स्थिरांक नहीं निकाले जा सकते। यहाँ पर अभी जो हमारे पास फार्मूला आया था, फिर से एक बार लिख रहा हूँ मैं, क्या आई थी, log k इज इक्वल टू आया था -E/2.303R प्लस क्या आई थी, log a आया था। यहाँ आपको बता दूँ यह अभिक्रिया यह फार्मूला उन अभिक्रियाओं की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट करने में यूज होती है जिनकी रेट फिक्स हुआ करते हैं, डेफिनेट हुआ करते हैं। परंतु हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनकी रेट क्या होती, फिक्स नहीं होता किसी पर्टिकुलर। देखो फिर से बोल दूं कि बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं हमारे पास जिनकी रेट्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स नहीं होती। हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसके रेट को डिटरमाइन करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इस फार्मूला से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। यह केवल उन्हीं अभिक्रियाओं की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट करने में यूज होता है जिन अभिक्रियाओं की रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होती, फिक्स होती है और उसको बड़ी आसानी से डिटरमाइन की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं 2 ताप परासों के बीच सक्रियण ऊर्जा के लिए सूत्र। 2 ताप परासों के बीच EA का सूत्र, EA का सूत्र देखने जाते हैं। 2 ताप परासों के बीच मतलब मैं फिर बताया कि वे अभिक्रियाएं जिनकी रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेफिनेट नहीं होती, तो उन अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, 2 ताप के बीच निकाला जाता है। और यहाँ अगर मान लो हम ताप T1 पर मानते हैं, ताप अगर T1 लेते हैं तो उस केस पर उसकी जो रेट कांस्टेंट है सपोज K1 है, माना यहाँ लेते हैं, माना ताप T1 पर दर स्थिरांक K1 तथा ताप T2 पर दर स्थिरांक K2 है। तब T1 ताप पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1 ताप पर ये हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू हो जाएगी -EA/2.303R और ये हो जाएगा प्लस log A1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये टेम्परेचर के साथ बदलने वाला नहीं है। टेम्परेचर के साथ बदलने वाला है तो कौन, K1। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी यहाँ पर क्या होती है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। हम किसी एक ही अभिक्रिया को निकाल रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बदलने वाला नहीं है। T2 ताप पर यही अभिक्रिया क्या हो जाएगी, log K2 इज इक्वल टू -EA/2.303R और हो जाएगा प्लस log A। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में 1 को माइनस कर दो, समीकरण 2 - 1, तब हमको क्या मिलेगी, यहाँ से लिखते हैं log K2 माइनस हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ये माइनस प्लस ऐसा लिख सकते हैं, इसको हो जाएगा EA/2.303R और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ART1 होगा और ART2 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाला प्लस टर्मिनल हो जाएगा, तो हो जाएगी 1/T1 माइनस हो जाएगा 1/T2। इसको अगर देखें log की फार्मूला में डालेंगे तो हो जाएगा log K2/K1 इज इक्वल टू हो जाएगी EA/2.303R
और इसको अगर निकालें तो ये लिख सकते हैं T1 T2 और ये जाएगा T2 माइनस T1। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारे पास क्या निकालने के लिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ देखो दो टेम्परेचर दिए हैं अपने को, दोनों टेम्परेचर के करेस्पॉन्ड उनकी रेट कांस्टेंट चाहिए, और रेट कांस्टेंट तो यहाँ पर देखो कितने हैं, 5 अज्ञात राशियाँ हैं, जिसमें से सॉरी 2 टेम्परेचर के हैं और K1 और K2 2 4 और एक 5, जिसमें से अगर कोई भी 4 दिया हो तो हम 5वां कैलकुलेट कर सकते हैं। और यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला हुआ करता है हमारी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी बोर्ड में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट वीडियो है। अगले वीडियो में हम आपके साथ लेके आएंगे सरफेस केमिस्ट्री। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।